हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, तो आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। एनटीपीसी का मॉक टेस्ट सभी फ्री कर दिया गया है, तो आप लोग फ्री में एनटीपीसी का फुल मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, विश्व ब्रेल दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो दोस्तों ये 4 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 2019 में इसको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की घोषणा के द्वारा मंजूरी मिली है। कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष और किस क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज मिला? तो इन्हें दोस्तों 2014 में मिला था शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। इन्होंने शेयर किया था किसके साथ? मलाला यूसुफजई के साथ, जो दुनिया की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। ओके, चलिए बात करते हैं आज के दिन के हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, FSSAI ने कब तक तेलों और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा 2% तक सीमित रखने की घोषणा की? तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FSSAI ने 2% तक लिमिट सेट कर दी है कि जो तेल और वसा से संबंधित जो भी प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, चाहे आप कुरकुरे खाते हो, चाहे चिप्स खाते हो, ये सभी जो भी प्रोडक्ट होंगे जिसमें तेल और वसा की मात्रा होती है, उसमें ट्रांस फैट होते हैं, उसमें उसकी ट्रांस फैट की मात्रा 2% तक सीमित कर दी गई है। इसकी घोषणा किसने की है? FSSAI ने। ओके, कब तक? जनवरी 2022 तक। ठीक है, जनवरी 2022 तक ये निर्धारित कर दिया जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, जनवरी 2022 तक 2% तक लिमिटेड कर दिया जाएगा, और अभी 2021 तक, जनवरी 2020 से पहले यानी 2021 तक इसे 3% तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। ओके, अभी तक दोस्तों जो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें ट्रांस फैट होते हैं, उनकी मात्रा अभी तक 5% पर निर्धारित की गई है, यानी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में ये जो ट्रांस फैट एसिड होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारी सेहत के लिए। इससे लाखों लोग प्रतिवर्ष दुनिया भर में मरते भी हैं। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार इसने बताया था कि प्रत्येक वर्ष 5.4 लाख, कितना? 5.4 लाख व्यक्ति की मौत हो जाती है इसी वजह से, ट्रांस फैट की बढ़ने की वजह से, ठीक है, शरीर में। तो इसी वजह से WHO ने एक घोषणा भी की है। इसको मैंने आपको कुछ महीनों पहले बताया भी था कि WHO ने लक्ष्य रखा है अपना, और लोगों से और देशों से आह्वान भी किया है कि 2023 तक अपने देश के जो भी उत्पाद हों, जो भी प्रोडक्ट हों, उसमें ट्रांस फैट की मात्रा 0% तक कर दी जाए, यानी उसमें ट्रांस फैट तो बिल्कुल हो ही ना 2023 तक। तो क्या पता, हो सकता है अभी 2023 तक 0% भारत सरकार भी कर दे, ठीक है, FSSAI भी कर दे। अभी 2% तक निर्धारित किया गया। अभी इससे पहले का अगर इतिहास देखें तो सबसे पहले 2010 में भारत के जो भी प्रोडक्ट थे उसमें 10% तक निर्धारित किया गया था कि 10% तक ट्रांस फैट एसिड नहीं हो सकता है किसी प्रोडक्ट में। फिर 2015 में 5% निर्धारित कर दिया गया कि 5% से ज़्यादा नहीं होगा, और अब 2021 तक कर दिया गया है कि 2021 तक 3% नहीं होगा, और जनवरी 2022 तक तो 2% तक निर्धारित करने की घोषणा कर दी है FSSAI ने। अब बार बार इसका नाम आ रहा है, इसका फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जो भी प्रोडक्ट खाते पीते हो, खाद्य पदार्थ जो भी होता है, जो भी सेल होकर के आपके पास आता है, तो उसमें इसी के द्वारा मानक तैयार किया जाता है कि क्या क्या कितनी मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, बिना इसके अप्रूवल के कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही सेल नहीं किया जा सकता है। जब तक इसका अप्रूवल नहीं होगा तब तक अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है या कोई व्यापारी इसको बिक्री करता है तो वो कानूनन अपराध होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसकी स्थापना दोस्तों हुई 2011 में। अब आप सोचेंगे 2010 में कैसे ये निर्धारित कर दिया गया था, जब स्थापना 1 साल बाद हुई तो दोस्तों इसके लिए पहले कानून लाया गया था। ठीक है, इसके लिए 2006 में कानून लाया गया था। 2006 में इसी के लिए एक फूड और सेफ्टी के लिए कानून लाया गया था, उसी के तहत तब निर्धारित किया गया था। बाद में ये नाम से एक संस्था ही बना दी गई FSSAI के नाम से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से। अभी वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन है दोस्तों रीता तेवटिया। कौन? रीता तेवटिया जी इसकी चेयरपर्सन हैं। CEO हैं अरुण सिंघल। कौन है? अरुण सिंघल जी हैं CEO। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की?
तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों युवाओं के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। एमपी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये शुरू किया है। ये बेसिकली दोस्तों 18 वर्ष से ऊपर के जो भी युवा होंगे, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया जाएगा। इसी वजह से लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है। ओके, चलिए अब मध्य प्रदेश आया है। मध्य प्रदेश से हम लोग करेंगे रिवीजन जो पिछले दिनों में आए थे कुछ पॉइंट्स। अच्छा, ये जो भी पॉइंट दोस्तों मैं आपको पिछले दिनों का रिवाइज कराता रहता हूँ, अगर आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होते रहेंगे, क्लियर होते रहेंगे। यानी ना सिर्फ आप आज की करंट अफेयर पढ़ रहे हो बल्कि उस हफ्ते की करंट अफेयर लगातार पढ़ते चल रहे हो साथ साथ। तो इस वजह से आप लोग रेगुलरिटी जरूर बनाए रखा करो जिससे आपका रिवीजन होता रहे। चलिए, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश ने दोस्तों अभी अपने राजकीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। तो राजकीय खेल पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं ये पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया एकलव्य पुरस्कार के द्वारा दिया जाता है, तो एकलव्य पुरस्कार हालांकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों के द्वारा दिया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार दिया, वो भी विश्वामित्र पुरस्कार भी मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया। विक्रम पुरस्कार भी इसी के द्वारा दिया गया। एक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी दिया गया राजकीय खेल पुरस्कार के अनुसार, ठीक है। मध्य प्रदेश में अभी तानसेन संगीत समारोह आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश ने दोस्तों अभी एक कानून लाया है, धर्म स्वातंत्र विधेयक, एमपी धर्म स्वातंत्र विधेयक। इसको याद रखिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों जो धर्मांतरण होता है अवैध रूप से उन पर रोक लगाने के लिए है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी भारत में तेंदुए की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश के 2 शहरों को, ग्वालियर और ओरछा, इन दोनों शहरों को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर घोषित किया है। और अभी पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी है मध्य प्रदेश में, इसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर का दर्जा दिया है। इतना पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से करंट अफेयर से पता होना चाहिए। स्टैटिक्स की बात करें तो भोपाल यहाँ की राजधानी है। मध्य प्रदेश देखिए मैप में, भोपाल से ही आप लोग याद रखेंगे भोजताल नाम की झील भी है मध्य प्रदेश में ही। मध्य प्रदेश के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। एक्चुअली में गवर्नर ये हैं यूपी की, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है एमपी का भी। कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पन्ना टाइगर रिजर्व और एक है पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, पेंच। तो ये चारों हैं मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से शेयर करता है। क्लियर, बिल्कुल। अगला देखते हैं। अगला है, वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों में सैकड़ों पक्षियों की मृत्यु हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में दोस्तों, लगातार पक्षियों की मृत्यु हो रही है, खास करके बत्तख और कौवों की। तो इसके पीछे का कारण है कि बर्ड फ्लू फैल रहा है। अभी दोस्तों 4 राज्यों में इसकी पुष्टि हो चुकी है, धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी ये फैल रहा है। और यही कारण है कि कुछ तो बर्ड फ्लू की वजह से मर रहे हैं पक्षी, कुछ को मारा जा रहा है। इसलिए मारा जा रहा है जिससे वो कहीं और ना फैला दें, ठीक है, वरना महामारी के रूप ये भी ले लेगी। बर्ड फ्लू दोस्तों एक हम लोग कह सकते हैं बहुत खतरनाक एक संक्रमण रोग होता है पक्षियों का, ठीक है। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा। किस नाम से? एवियन इन्फ्लुएंजा। तो अभी इसके लिए मध्य प्रदेश ने तो दोस्तों चिकन पर पाबंदी लगा दी है और केरल ने इसको राज्य आपदा घोषित कर दिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। केरल में बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है। सबसे पहले इसकी पुष्टि हुई राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश वगैरह में भी फैल रहा है। तो इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में उड़ीसा में दोस्तों रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने इसका उद्घाटन किया है। रामलिंगेश्वर पार्क जो है दोस्तों ये उड़ीसा में गंजाम जिले के वेरहामपुर में है। कहाँ पर? गंजाम जिले के वेरहामपुर में ये बनाया गया है। तो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसको बनाने में लागत आई है 12 करोड़ रुपए। कितना? 12 करोड़ रुपए की लागत आई है। चलिए अब उड़ीसा आया है, उड़ीसा से हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। उड़ीसा ने दोस्तों अभी हाल ही में अपना महासचिव नियुक्त किया है, चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। किसे? सुरेश चंद्र महापात्रा को। किसे? सुरेश चंद्र महापात्रा को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है उड़ीसा का। उड़ीसा हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस भी नियुक्त हुए हैं, वो नियुक्त हुए हैं जे.एस. मुरलीधर। कौन? जे.एस. मुरलीधर। अभी यूनिसेफ के सहयोग से उड़ीसा ने दोस्तों कैरियर पोर्टल लॉन्च किया था छात्रों के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अभी पारिश्रम पोर्टल भी लॉन्च किया था उड़ीसा ने।
किसने? उड़ीसा ने पारेश्रम पोर्टल लॉन्च किया था। ओके, अच्छा 2023 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेज़बानी एक बार फिर से उड़ीसा करने जा रहा है। अभी 2018 वाला जो हुआ था उसकी भी मेज़बानी उड़ीसा ने ही किया था। अब 2023 की मेज़बानी हॉकी वर्ल्ड कप की उड़ीसा ही करेगा, पुरुषों का। ओके, और इसके लिए उड़ीसा एक स्टेडियम भी बना रहा है। राउरकेला में उड़ीसा के बनाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। चलिए अब उड़ीसा से जानिए स्टैटिक्स। उड़ीसा देखिए यहाँ पर है मैप में उड़ीसा। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन पटनायक जी 5 बार से लगातार सीएम बने हैं बीजू जनता दल पार्टी से। गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार ये है उड़ीसा में ही। उड़ीसा में दोस्तों चिल्का झील है जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए उड़ीसा देख लीजिए मैप में, ये रहा किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर बिल्कुल। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों टाइक्लॉथॉन 2021 लॉन्च किया है। अब ये क्या होता है? इससे दोस्तों भारत में जो खिलौनों का प्रोडक्शन होता है, जो टॉयज़ का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। अब प्रतियोगिता ये स्कूल लेवल से लेकर के कॉलेज लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए होगी। उद्देश्य यही है कि भारत को ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, यानी कि भारत को एक वैश्विक स्तर पर ऐसा हब बनाना जहां पर टॉयज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो, खिलौनों का निर्माण हो, ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्टेशन भी हो। तो इसके लिए टाइक्लॉथॉन अभी हाल ही में लॉन्च किया हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने और स्मृति ईरानी जी जो कि हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के इसे लॉन्च किया है। क्लियर। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को, किसे? लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल जी को नियुक्त किया गया है भारत का नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब देखिए ये हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, किसकी जगह पर आए हैं? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल एस हसबनी जी की जगह पर। ये थे इससे पहले 31 दिसंबर को ये रिटायर हुए और अब आ गए लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। अच्छा ये है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होता है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी थल सेना अध्यक्ष। अभी कौन है वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। एक होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में अंतर होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल विपिन रावत जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है वो मतलब वो तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, अभी हाल ही में तो नियुक्ति हुई थी। ठीक है, पहली बार ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लाए गए और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? जनरल बिपिन रावत जी। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है दोस्तों अलेक्जेंडर एलिस को। किसे? अलेक्जेंडर एलिस को। ये किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं फिलिप बार्टन की जगह पर। इससे पहले फिलिप बार्टन थे। ओके, अब देखिए अलेक्जेंडर एलिस, इसके पहले क्या थे? इससे पहले ये ब्रिटेन में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। ठीक है, और अब ये भारत में हाई कमिश्नर होंगे ब्रिटेन के। अब देखिए आप लोग कहीं कहीं सुनते होंगे हाई कमिश्नर, कहीं कहीं सुनते होंगे राजदूत। ठीक है, यानी एम्बेसडर सुनते होंगे। ये एम्बेसडर और हाई कमिश्नर कहाँ कहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं? तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो एक है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उसमें दोस्तों उसमें अगर किसी की नियुक्ति होगी एक दूसरे देशों की, तो वहाँ पर हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे, उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएंगे। अगर बाकी की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर किसी दूसरे देश के जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे तो वो होंगे राजदूत। ठीक है, हालांकि 1-2 देश इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने टैम्पॉन टैक्स खत्म किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों ब्रिटेन ने टैम्पॉन टैक्स खत्म किया है। टैम्पॉन टैक्स एक्चुअली में इसने वीमेंस के जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर खत्म किया है। उस पर 5% का वैट अब तक लगता था, वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्सेस अभी तक 5% का लगता था वहाँ के यानी ब्रिटेन के वीमेंस के सैनिटरी प्रोडक्ट्स में, लेकिन अब उसे समाप्त कर दिया गया है। यानी 1 जनवरी 2021 से महिलाओं के सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्सेस वगैरह नहीं लगाए जाएंगे। भारत में अगर बात करें तो भारत में ये पहले से ही नहीं लगता है। चलिए ब्रिटेन आया है, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा चर्चित न्यूज़ तो यही है दोस्तों कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी आने वाले थे हमारे गणतंत्र दिवस पर एज ए चीफ गेस्ट, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन फैला हुआ है और इस वजह से लॉकडाउन दोबारा से लग गया है। तो
तो ऐसे सिचुएशन में वो भारत अब नहीं आ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ब्रिटेन अपने ब्रेग्जिट मामले को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चर्चे में है। ब्रेग्जिट क्या होता है? ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन एग्जिट, ठीक है। ब्रिटेन बाहर हो रहा है। किससे बाहर हो रहा है? ये यूरोपियन यूनियन से बाहर हो रहा है, ईयू से बाहर हो रहा है। तो ईयू से हालांकि बाहर होने की घोषणा ये पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जो भी अभी आधिकारिक जो भी कामकाज बाकी थे, कुछ ऑफिशियल चीज़ें बाकी थीं, वो प्रोसेस पूरा हो गया है, अब कंप्लीट हो गया है और अब आधिकारिक रूप से ये पूरी तरीके से बाहर हो गया है ब्रिटेन ईयू से। तो यानी कि अब यूरोपियन यूनियन पर कोई भी प्रकार का दबाव नहीं होगा ब्रिटेन पर किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। ये किसी से भी कैसा भी व्यापार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ब्रिटेन भी एक स्वतंत्र देश की तरह हो गया जैसे हमारा भारत है। चलिए, पहले ये लोग कुछ देशों का एक संगठन था यूरोपियन यूनियन में, तो उन्हीं के अनुसार डिसीजन लिए जाते थे। चलिए, अब आया है ब्रिटेन, तो हम लोग देखेंगे ब्रिटेन है कहाँ पर वर्ल्ड मैप में। चलिए, आपको आज लंदन घुमाते हैं। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत वर्ल्ड मैप में। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट बोले तो यूरोपीय महाद्वीप में। इधर है यूरोपीय महाद्वीप, ये रहा। अब इसमें यूरोपीय महाद्वीप में दोस्तों सबसे इधर आखिरी में आएंगे, इधर आपको दिख रहा है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये रहा। अब इसमें यूनाइटेड किंगडम को समझिए, इसी में सब कुछ है। देखिए, इसी में दोस्तों ब्रिटेन भी है, इसी में यूनाइटेड किंगडम भी है, इंग्लैंड भी है इसी में स्कॉटलैंड है और इसी में है वेल्स। कैसे कैसे है सब कुछ फिर से समझते हैं आज हम लोग। देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर है इंग्लैंड, यहाँ पर है वेल्स और यहाँ पर है स्कॉटलैंड। जब इन तीनों को जोड़ दिया जाता है एक साथ, यानी स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, तो ये तीन देश मिल करके बनाते हैं ब्रिटेन। क्या बनाते हैं? ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहा जाता है। और यहीं पर दोस्तों इसी में अगर यहाँ पर नॉर्थ आयरलैंड को भी जोड़ दिया जाए, देखिए यहाँ पर बॉर्डर बना हुआ है, ये आयरलैंड है। आयरलैंड में अगर नॉर्थ पार्ट को जोड़ दिया जाए इसी में, तो नॉर्थ आयरलैंड जब जुड़ जाता है तब हो जाता है ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में इतने देश आते हैं, यानी इधर आएगा आपका स्कॉटलैंड, इधर वेल्स, इधर इंग्लैंड और इधर नॉर्थ आयरलैंड, तब बनता है यूके। ओके, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी दोस्तों होती है लंदन। ये रहा लंदन, यहीं पर तो आपको पहुंचना था। देखिए, ब्रिटेन की करेंसी होती है पाउंड स्टर्लिंग। क्या होती है? पाउंड स्टर्लिंग होती है यहाँ की करेंसी और यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस देश ने अंटार्कटिका के लिए 40वें वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया? तो दोस्तों भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपने 40वें वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का नाम क्या है? अभियान का नाम है इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। ओके, तो ये 40वां इस बार का संस्करण है, भारत ने ये अभियान शुरू किया है। इसके तहत दोस्तों भारत जो है वो गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट से, ध्यान से सुनते जाइए, गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट से एक चार्टर्ड आइस क्लास पोत जिसका नाम है MV वासिली गोलोविन, क्या नाम है? MV वासिली गोलोविन, उसको रवाना किया गया है अंटार्कटिका के लिए। तो वो अगले 30 दिनों में वहाँ पर पहुँचेगा, यानी 30 दिनों की यात्रा के बाद पहुँचेगा अंटार्कटिका। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है DRDO के, ठीक है, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। तो ये पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और रिसीव किया है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो CMD हैं करंट टाइम पर, अप्पा राव वी मल्लावरपू ने। इसने अप्पा राव वी मल्लावरपू ने इसे रिसीव किया है। बात आती है कि ये अवार्ड इसे मिला क्यों? दोस्तों डिफेंस स्पेस सिस्टम में टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्प्शन और स्पेस ग्रिड डेवलपमेंट में इसका जो भी योगदान रहा है, जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, उसकी वजह से इसको सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी DRDO ने एक और अवार्ड दिया था, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड पाए थे हेमंत कुमार पांडे जी, इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। ओके, जी सतीश रेड्डी जी DRDO के चीफ हैं, अध्यक्ष हैं। के सिवान जी ये इसरो के चीफ हैं। के सिवान को अभी सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, ठीक है, हालांकि वो DRDO ने नहीं दिया था। DRDO के बारे में बात करें, DRDO की स्थापना दोस्तों हुई 1 जनवरी 1958 को। अभी हाल ही में 1 जनवरी को ही तो मनाया गया DRDO दिवस, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्लियर? बिल्कुल। अगला देखते हैं। अगला है, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने?
तो पहले व्यक्ति बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 25 करोड़ फॉलोअर्स यानी 250 मिलियन फॉलोअर, ठीक है, 250 मिलियन फॉलोअर से ज़्यादा हो गए हैं इनके इंस्टाग्राम पर केवल। सोशल मीडिया में अगर बात करें तो इसमें फेसबुक में भी ये टॉप पर हैं, ट्विटर में भी सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ये व्यक्ति हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, फेमस फुटबॉलर। अभी हाल ही में दोस्तों इनको ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला था। अभी कुछ दिन पहले ही तो आपको बताया गया था, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड ग्लोब सॉकर अवार्ड में ये पाए हुए थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दोस्तों अभी एक और रिकॉर्ड बनाया है, 759 गोल इन्होंने कर दिए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अभी अभी सेट हुआ है। कल ये क्वेश्चन बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। इन्होंने पेले का रिकॉर्ड तोड़ा है 757 गोल का, इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो बस फिलहाल रखते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विजया बैंक और देना बैंक का निम्न में से किस बैंक में विलय हुआ। बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा है। अगला, अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। वीडियो आप देख लिए हो, MZT ऐप पर जाओ और इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। वहीं पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। और आप हमारी मंथली करंट अफेयर की और ईयरली करंट अफेयर की ई बुक परचेज कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र 2.0 लॉन्च हो चुकी है, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक के सभी करंट अफेयर कैटेगरी वाइज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। आप इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसे हमारे एप्लीकेशन पर MZT ऐप पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।